सो लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी, वी वर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ यू रिमेम्बर। याद है बेटा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमने बात की थी? यस सर। ठीक। अब हम आज की क्लास में एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने से पहले एक बार हम दोबारा से स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं। और स्पेसिफिक हीट में हम क्या बात करेंगे, वी विल चेक दैट द स्पेसिफिक हीट में स्पेसिफिक हीट का क्या कॉन्सेप्ट है, कितने टाइप की स्पेसिफिक हीट गैस में होती है, वो सब हम। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ स्पेसिफिक हीट होती क्या, अगर आपको याद है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? हाउ डिड वी डिफाइन द स्पेसिफिक हीट इन आवर लास्ट चैप्टर? कोई बता सकता है कि कैसे हमने डिफाइन किया था स्पेसिफिक हीट को? Sir, the heat इसमें requirement to raise the temperature हाँ बोलो। of 1 gram mass of the body. Yes. The heat, the amount of heat required to raise the temperature of a body of by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके पास सिंगल मास की कोई यूनिट है, कोई मास है 1 यूनिट मास का, कोई भी आपके पास बॉडी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जो हीट अमाउंट रिक्वायर्ड था, दैट वाज स्पेसिफिक हीट। ठीक है। और स्पेसिफिक हीट को हम सी से डिनोट कर रहे थे, स्मॉल सी से। फिर एक और टर्म आया था मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर आपको याद हो। मोलर स्पेसिफिक हीट, उसको हमने डिनोट किया था कैपिटल सी से। ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में भी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे यूनिट मास था, यहाँ पे 1 मोल का 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है बेटा, यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है। ओके, अगर आपको डेफिनेशन डन हो गई तो उसके बाद हम बात करते हैं गैस की। देखो गैस के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ गैस व्हेन वी हीट द गैस, तो क्या होगा, जब हम गैस को हीट करेंगे तो गैस का वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर सर विल इंक्रीज, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। यस, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है गैस को, जब हम हीट करते हैं तो एक्सपेंड होती है ना गैस। यस बट सर। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड को जब आप हीट करोगे उसमें भी थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होगा, बट वो एक्सपेंशन इतना ज्यादा नहीं होता कि हम उसको फिजिकली देख पाए बहुत ज्यादा, है ना। और अगर एक कंटेनर में कोई गैस है इतनी भरी हुई, मैं उसको हीट करूं तो ये गैस पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। तो रीजन क्या है इन सब का, द रीजन फॉर सर कि वो ये गैस, इंटरेक्शन। यस। तो कुल मिला के आपका गैस में चेंज क्या है, गैस में वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा क्या होता है, क्लियरली आप देख सकते हो। बट द वॉल्यूम चेंज इन केस ऑफ सॉलिड इट या लिक्विड में, एज कंपेयर टू गैस द वॉल्यूम चेंज इज मच लेसर। ठीक है। तो यही रीजन है, आपके पास गैस में दो टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है। एक तो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। दो टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास 1 मोल है गैस का, और उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। मैं किस पे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, if you have 1 mole of gas and you are supposed to increase the temperature of that 1 mole of gas by 1 degree centigrade, then the amount of heat required will be मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं और उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा हूं तो सी, और उसके नीचे एक सबस्क्रिप्ट लगा दूंगा वी। सो दिस सी वी इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्लियर हुआ बेटा आप सबको? यस सर। Similarly, molar specific heat of gas at constant pressure will be denoted by C और P। नीचे से P सबस्क्रिप्ट लगा देंगे, यहाँ पे प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, the at constant pressure if you have 1 mole of gas and you want to increase the temperature of that 1 mole of gas by 1 degree centigrade, then the amount of heat required will be known as molar specific heat at constant pressure and it will be denoted by Cp।
तो आपने गैस में दो टाइप की स्पेसिफिक हीट देख ली, एक देखी आपने Cp और एक देखी आपने Cv। तो Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों C कैपिटल है। अगर मैं इनको स्मॉल Cp लिखूं और स्मॉल Cv लिखूं तो ये क्या होंगे, नॉर्मल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैपिटल C लिखा है तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको एटलीस्ट ये चीज अब क्लियर हो गई होगी कि गैस में दो टाइप की स्पेसिफिक हीट है, एक है Cp और एक है Cv। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच वन इज ग्रेटर, Cp और Cv, Cp और Cv में कौन बड़ा है? सो द आंसर इज Cp इज ग्रेटर देन Cv। इसका एक सिंपल सा रीजन है, बहुत छोटा सा रीजन है, मैं पहले आपको वो समझाता हूँ, फिर हम डिराइव भी करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस होता कितना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे व्हाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर मैं बात करूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है बेटा, देखो जब किसी गैस को आप हीट करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है, इसका मतलब आपने डेल्टा क्यू हीट दी बॉडी को। ठीक है, तो वो सारी की सारी हीट किस में चेंज, हीट का दो चीज में हम यूज करते थे, एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और एक वर्क डन में। वर्क डन पी डी वी डेल्टा वी था, याद है आपको वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो डेल्टा Yes, क्यू sir. हीट आप देते हैं वो दो चीज में यूज हो जाता है, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में और दूसरा वर्क डन में। बट हम कह रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये डेल्टा वी कॉन्स्ट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो, दैट मींस वर्क डन वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सारी की सारी हीट का यूज कहां पे होगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में या चेंज करने में। ये कब हो रहा है, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हो तो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो गैस को, वो सारी की सारी हीट किस में यूज हो जा रही है, गैस के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। यहां पे तक समझ आ गया आपको? Yes, sir. अब मैं अगर बात, ये कर दी हमने बात Cp, तो इसका मतलब Cp की हम बात कर रहे हैं कि Cp बड़ा क्यों है। ठीक है, अब मैं अगर एट कांस्टेंट प्रेशर बोलूं, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, देखो कांस्टेंट प्रेशर पे फिर आपने डेल्टा क्यू हीट दी बॉडी को। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, अब तो गैस एक्सपेंड होगी क्योंकि अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो गैस विल गेट एक्सपेंड, होगा या नहीं, गैस विल एक्सपेंड, क्योंकि वॉल्यूम इस केस में कांस्टेंट नहीं है, इस केस में आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वॉल्यूम विल गेट एक्सपेंड ऑफ द गैस, गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाहर एक्सटर्नल प्रेशर तो होगा ही, इंटरनल प्रेशर तो मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, बट व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल प्रेशर, व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल प्रेशर, तो इस केस में जो आपकी डेल्टा क्यू एनर्जी होगी वो दोनों तरीके से यूज होगी, इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज करेगी प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑल्सो बीइंग डन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एनर्जी है वो दो तरीके से यूज हो रही है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में भी और वर्क डन में भी। बट इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम द एक्सटर्नल जो आपने हीट एनर्जी थी दैट वाज बीइंग यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली। ठीक है, तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब मैं कांस्टेंट प्रेशर वाले की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी आपको, इंटरनल एनर्जी के अलावा कुछ अमाउंट ऑफ हीट एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है ना आपको वर्क डन करने के लिए, तो इसका मतलब Yes, यहाँ पे sir. एडिशनल आपको हीट की रिक्वायरमेंट कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ रही है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे पड़ रही है, ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट, ये बताओ। Sir, pressure पे. कांस्टेंट प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं Cp, तो इसका मतलब Cp ज्यादा हो गई Cv से, Cp इज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं इसको आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ। मैथमेटिकली हम डिराइव करेंगे कि Cp माइनस Cv कुछ एक पॉजिटिव नंबर आएगा, Cp माइनस Cv अगर एक पॉजिटिव नंबर आ जाए तो इसका मतलब Cp इज ग्रेटर देन Cv, वहां से आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ Cp इज ग्रेटर देन Cv अगर Cp माइनस Cv एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, तो अवर नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड द रिलेशन
बिटवीन CP एंड CV। इसका मतलब हमको सीधा सीधा मैं आपको ये बता देता हूँ, हमको प्रूव करना है CP माइनस CV इक्वल्स टू R। R इज गैस कांस्टेंट और इसको कहते हैं हम मेयर्स फॉर्मूला। दिस इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये एग्जाम में आपके पास आता है क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। मेयर्स फॉर्मूला क्या है, एग्जाम में आता है, डिफाइन द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू स्पेसिफिक हीट। 3 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके पास। तो ठीक है, CP क्या है वो डिफाइन करना है, CV क्या है वो डिफाइन करना है, और दोनों के बीच रिलेशन CP माइनस CV इक्वल्स टू R, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है, छोटा सा है बिल्कुल। देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये हम कल बात कर चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, what we know that delta Q equals to delta U plus P delta V। ये तो हम जानते हैं, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हम कल ऑलरेडी कर भी चुके हैं। अब हमको क्या करना है, देखो मैं इसको, ये आप फर्स्ट लॉ जानते हो, ठीक है। सपोज आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ गैस है, यू हैव 1 mole of gas, whatever this derivation we are doing it for only 1 mole of gas। ठीक है, और आपको क्या करना है, 1 mole of gas है, हीट द गैस, आपको इस गैस को हीट करना है। कैसे करना है कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाए और कितना हो जाए, डेल्टा टी, डेल्टा टी अमाउंट से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये जो हीट आपने डेल्टा क्यू दी इसको, इससे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया बाय डेल्टा टी अमाउंट। तो जो ये हीट है इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नाउ अगर इफ डेल्टा क्यू हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब जो डेल्टा क्यू हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने, दैट वाज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले वॉल्यूम पे करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सपोज द हीट वाज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा वी विल जीरो, डेल्टा वी अगर जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, दिस इक्वेशन विल बिकम डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू। होगा या नहीं, यस और नो? Yes, sir. अगर अब मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड डेल्टा टी से अगर डिवाइड कर दूं, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज देयर एट LHS, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। कोई बता सकता है ये क्या है? देखो, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक चीज रिकॉल कराता हूँ। स्पेसिफिक हीट को हमने कैसे लिखा था, डेल्टा क्यू, मोलर स्पेसिफिक हीट को N डेल्टा टी, ये फॉर्मूला याद है, मोलर स्पेसिफिक हीट C इक्वल्स टू डेल्टा डेल्टा क्यू अपॉन N डेल्टा टी, वेयर N वाज द नंबर ऑफ मोल्स। बट हम कितने के लिए कर रहे हैं, 1 मोल के लिए, तो N की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये C विल बिकम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। Yes or no? For 1 mole of gas, this will take this form, C equals to delta Q over delta T. Yes or no? ये C delta Q upon delta T होगा या नहीं? क्योंकि this is by the definition of molar specific heat. C equals to delta Q over N delta T. ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिराइव भी किया था हमने फॉर्मूला बाय डेफिनेशन। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस यू विल पुट N इक्वल्स टू 1, तो C विल बिकम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो कुल मिला के C क्या है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे, इस वाले को मैं हटा रहा हूँ। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज योर C। तो देखो अब इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, इसको मैं लिख सकता हूँ C, बट हम किस पे कर रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको मैं लिख दूंगा CV, दिस इज इक्वल्स टू LHS, RHS में क्या आपका डेल्टा U ओवर डेल्टा टी। सिंस LHS में भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं तो यहाँ भी मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूंगा। तो कुल मिला के CV आपके पास क्या आ गया, डेल्टा U ओवर
delta T at constant volume. This is your equation number 1. इसको आप equation number 1 पुट कर दो. पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको ये समझ आया ये कैसा आया यहाँ से? Yes, sir. अच्छा, अगर ये समझ आ गया कि CV इक्वल्स टू डेल्टा यू ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, CV को मैं लिखता हूँ सीधा सीधा आपका डेल्टा यू ओवर डेल्टा टी. मैं V नहीं लिखता हूँ. उसका रीजन क्या है? V मैं हटा सकता हूँ. द मेन रीजन अबाउट ड्रॉपिंग दिस V एज सबस्क्रिप्ट हियर इज इंटरनल एनर्जी. वॉल्यूम का क्या फंक्शन होगा? वॉल्यूम से डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी पे, या टेम्परेचर का फंक्शन होगा इंटरनल एनर्जी? सोचो जरा. जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी गैस की, वो क्या वॉल्यूम Yes, का sir. फंक्शन होगा या टेम्परेचर का? वो सर फिर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता. इंटरनल एनर्जी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बट Yes, टेम्परेचर sir. कम ज्यादा करने से इंटरनल एनर्जी पे इफेक्ट पड़ जाएगा. यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब मैं इस v को हटा सकता हूँ, क्योंकि ये v को कांस्टेंट रखूं या v को चेंज करूं, उससे इस डेल्टा u पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है. तो कुल मिला के CV इक्वल्स टू डेल्टा u ओवर डेल्टा t आपने रख दिया, और यही आपकी इक्वेशन नंबर 1 है. अब इसको आप एक जगह पे लिख लो, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो ये हटाना पड़ेगा. आपको CV इक्वल्स टू डेल्टा u ओवर डेल्टा t आप प्रूव कर चुके हो. ठीक है, अब हम CP निकालेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं बाद में बोलूंगा CV की वैल्यू क्या थी, आपको मुझे रिकॉल करानी है. ठीक है, अब दूसरा एट कांस्टेंट. अभी हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या, नाउ वी विल डू एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. पिछले वाले केस में हमने जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला था तो ये वाला टर्म नहीं लिया था, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा V जीरो हो गया था, तो ये टर्म जीरो था. बट कांस्टेंट प्रेशर पे ये टर्म जीरो नहीं होगा. ठीक है, नाउ अगेन वी विल डिवाइड होल इक्वेशन बाय डेल्टा टी. Yes, sir. अगेन हम इसको सबको क्या कर देते हैं, डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं. तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, सबको मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया. देखो ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा हूं मैं. एट कांस्टेंट प्रेशर, सबके साथ एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द LHS? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T क्या था आपका? अभी हमने प्रूव किया था C. Sir, C. बट एट कांस्टेंट प्रेशर है तो ये कांस्टेंट प्रेशर CP हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू अगेन डेल्टा U अपॉन डेल्टा T. ये फिर से प्रेशर का भी फंक्शन नहीं है, तो मैं इस P को भी हटा सकता हूँ. सिंपली इसको डेल्टा U अपॉन डेल्टा T ही रहने दूंगा. प्लस ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो P को P रहने दो, P को P रहने दो, और इसको डेल्टा V ओवर डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. और इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी CV इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो, डेल्टा U ओवर डेल्टा T. यही था. Yes, अब sir. आप काम कर दो, CP माइनस CV निकालो यहां से. CP माइनस CV क्या हो जाएगा? इसमें से ये माइनस करो, क्या सिर्फ यही बचेगा? सिर्फ यही बचेगा. CP माइनस CV करोगे तो ये वाला तो माइनस हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा. यस और नो? देखो जरा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो. अब बताओ क्या यही आएगा जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है? Yes, sir. यही आएगा, है ना? हर किसी को पता चलना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ एक दो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं. देखो CP माइनस CV इक्वल्स टू P डेल्टा V ओवर डेल्टा T एट P आ गया. अब हमको जो इसका RHS है, इसकी वैल्यू देखनी है, होती कितनी है, ये किसके इक्वल है, ये हमको चेक करना है. ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था. CP माइनस CV इक्वल्स टू R, तो हमको RHS को R प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं. देखो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू, हमने अभी प्रूफ किया, P डेल्टा V ओवर डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर. यही हमने प्रूफ किया. अब मैं सिर्फ इस, अब देखो, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल्स टू
nRT, और हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो n की जगह 1 लिख दूंगा तो सिंपली RT हो जाएगा, PV इक्वल्स टू RT, n इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम 1 मोल के गैस के लिए बात कर रहे हैं। ये समझ आया, PV इक्वल्स टू RT होता है, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। Yes, sir. नाउ जो ये है PV इक्वल्स टू RT, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो जरा, मैथ्स वाले बच्चे तो हैं मैक्सिमम आप में से, जस्ट डिफ्रेंशिएट है इट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफ्रेंशिएट with respect to temperature T at constant pressure, pressure को constant assume करते हुए, at constant pressure you have to assume this pressure as constant and you have to differentiate this equation with respect to T। बताओ मुझे जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट करना आपको PV को with respect to time R डेल्टा T ओवर डेल्टा T। देखो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन P डेल्टा V ओवर डेल्टा T, एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है तो P नीचे लिख देता हूँ, प्लस सेकेंड V इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, बट मैंने क्या कहा, P इज कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, एंड दिस विल बिकम R, डेल्टा G से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद ओनली R, और इसको मैं लिख सकता हूँ P डेल्टा V ओवर डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा वाला टर्म तो 0 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू R। बताओ मुझे ये समझ आया या नहीं, नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, कि P डेल्टा V ओवर डेल्टा P जो ये था, हमने Cp माइनस Cv निकाला था, इसकी वैल्यू हमने कितने निकाल दी, देखो R के इक्वल। बताओ बेटा ये समझ आया, सर ये वॉल्यूम वाला ये लास्ट समझाना, लास्ट लाइन। अच्छा देखो फिर से देखो, डिफरेंशिएट किया है मैंने T का, अब मैं D की जगह डेल्टा डेल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, आप डिफरेंशिएशन के लिए मैं डेल्टा यूज कर रहा हूँ, तो डेल्टा आप इसको T के रिस्पेक्ट में, तो डेल बाई डी टी निकालोगे तो डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ PV इक्वल्स टू डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ RT, R कांस्टेंट है तो R बाहर आ जाएगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, ये तो यहाँ हो गया। इसके बाद देखो फर्स्ट P, इसका होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो पहले फर्स्ट है इसमें P, सेकेंड है आपका V, तो P इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, V का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू P T एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस सेकेंड V इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डेल्टा P ओवर डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल्स टू R इंटू डेल्टा T ओवर डेल्टा T, ये तो R हो गया। अब मेरे को ये बताओ जो सेकेंड टर्म है, मैं क्या कह रहा हूँ, एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का किसी के साथ किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, तो यस आपके सर। पास क्या बचेगा, P डेल्टा V ओवर डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू R। अब समझ आए, यस सर, ये जीरो वाला नहीं समझ आया था, जीरो कैसे होते। अब आया समझ में, क्योंकि प्रेशर क्या है, एट कांस्टेंट यस प्रेशर, सर। देखो मैंने बोला डिफरेंशिएट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दैट्स व्हाई P डेल्टा V डेल्टा T ओ एट कांस्टेंट प्रेशर इज R, तो पुट कर दो Cp माइनस Cv, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका R। सो दिस इज नथिंग बट मेयर्स इक्वेशन, इसको ही आप मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हो या मेयर्स इक्वेशन और मेयर्स फॉर्मूला, वट एवर यू वांट टू से। So this is known as Mayer's formula, Cp minus Cv equals to R, और ये R क्या है, गैस कांस्टेंट, इसके बारे में अभी हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। बट आपको ये डिफरेंशिएशन समझ आ गया और ये कैलकुलेशन समझ आ गई कि हमने कैसे Cp माइनस Cv को R के इक्वल पुट कर दिया। अब एक चीज और है, R हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, R नेगेटिव नहीं होता है गैस कांस्टेंट, सिंस Cp माइनस Cv इज अ पॉजिटिव नंबर, सो दैट्स व्हाई Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। यहां से भी आप बोल सकते हो Cp क्या है आपका, Cv से बड़ा है। ये क्लियर हो गया बेटा सबको, यस सर। ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो एक और छोटा सा टॉपिक ले लेता हूं आज की क्लास में, जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो जिन वेरिएबल की जरूरत होती है उसको हम थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। ये एग्जाम में आता है कई बार। दो टाइप के थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं बेटा, एक होता है एक्सटेंसिव, ठीक है,
एक्सटेंसिव वेरिएबल्स और दूसरा होता है इंटेंसिव वेरिएबल। ये दोनों क्या है इनको समझाता हूं मैं आपको। इंटेंसिव वेरिएबल्स, देखो अगर मैं बात करूं एक्सटेंसिव वेरिएबल्स की, तो दोज वेरिएबल्स विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। कोई सिस्टम है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी रखी हुई है, अगर इस क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाले जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम कहेंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। सो दे डिपेंड्स ऑन, दीज वेरिएबल डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। किसी सिस्टम में कितनी क्वांटिटी आपके पास है उस पर डिपेंड कर, अगर मैटर पे डिपेंड कर रहा है तो वो वेरिएबल आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल हो जाएगा, और अगर नहीं कर रहा है तो वो आपका इंटेंसिव वेरिएबल हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट है कि कितनी क्वांटिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो इंटेंसिव वेरिएबल होगा। अब आप मुझे बताओगे, देखो वो प्रेशर, ये इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव? क्या प्रेशर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना मैटर है? नो सर। क्यों नहीं करेगा बेटा? प्रेशर अगर मैटर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाएगा अंदर? मैटर कम हो गया, एक रूम में 50 बच्चे हैं, एक रूम में 20 बच्चे हैं, तो प्रेशर किस पे ज्यादा होगा? जहां ज्यादा बच्चे होंगे, जहां ज्यादा मैटर होगा। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब प्रेशर कैसा वेरिएबल हो गया? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? सर वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव ही है। आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मैंने उल्टा लिखा है डेफिनेशन। वेट वेट, गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट दीजिए मुझे जरा, लेट मी रिकॉल इट। सी, अभी मैं प्रेशर हटा रहा हूँ, प्रेशर के लिए अलग चीज है, देखो वेट। प्रेशर नहीं, अभी पहले वॉल्यूम पे बोलो, वॉल्यूम है या नहीं? वॉल्यूम तो होगा ना, जितना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम किस चीज पे डिपेंड करेगा? मैटर पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या इसका मास, टोटल मास, वॉल्यूम और मास, मास डिपेंड करेगा टोटल मैटर पे? बेटा एक चीज बताओ, मास डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा मास होगा या नहीं? यस सर। जितना कम मैटर होगा उतना कम मास होगा। तो ये वॉल्यूम और मास कैसा हो गया? एक्सटेंसिव हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट द प्रेशर? आप मुझे एक चीज बताओ, इस पे कितना प्रेशर है? ये बाहर से डिफाइन होगा या अंदर से? मैं अंदर कंटेनर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, अब बाहर से देखो, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज हो रहा है या कितने भी प्रेशर इस पे एक्स्ट्रा होंगे, क्या वो इससे डिपेंड करेगा अंदर क्या रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है? क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं करेगा, तो प्रेशर इज इंटेंसिव। लेकिन वॉल्यूम कितना है वो तो डिपेंड करेगा मास कितना है। तो वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव है, प्रेशर आपका इंटेंसिव है। व्हाट अबाउट द टेम्परेचर? टेम्परेचर कितना होगा भैया? इस कंटेनर का टेम्परेचर कितना होगा? ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसके अंदर चाहे कुछ है या नहीं है, डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? एक्सटेंसिव। क्यों बेटा? इसके अंदर में 50 ग्राम कुछ मैटर रख लेता हूँ, इसके अंदर में 100 ग्राम मैटर रख देता हूँ, टेम्परेचर तो कितना भी हो सकता है इसका, बाहर से 100 डिग्री हो, चाहे 50 हो, चाहे 30 हो। ओके ओके सर। ठीक है। सो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये क्या हो गए आपके? इंटेंसिव वेरिएबल। जबकि वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, और इंटरनल एनर्जी ऑल्सो, यू इज ऑल्सो एक्सटेंसिव, क्योंकि यू भी डिपेंड करेगा कितना मटेरियल है। जितना ज्यादा मटेरियल होगा अंदर, जितना ज्यादा मैटर होगा, उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। सो दीज आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। तो वॉल्यूम, मास और इंटरनल एनर्जी ये आपके एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गए, और प्रेशर एंड टेम्परेचर दीज आर योर इंटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है। एक और चीज, डेंसिटी बताओ मुझे, डेंसिटी कैसा वेरिएबल है? डेंसिटी तो इंटेंसिव होगी। इंटेंसिव होगा, क्योंकि उस पे मैटर का कितना भी हो। अब स्टील चाहे मैं 50 ग्राम लूं चाहे 100 ग्राम लूं, उसकी डेंसिटी तो सेम रहेगी, मतलब मैटर पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो दैट्स व्हाई डेंसिटी इज ऑल्सो
इंटेंसिव वेरिएबल, डेंसिटी इज इंटेंसिव, क्योंकि मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट्स व्हाई डेंसिटी इज आल्सो इंटेंसिव मैटर। समझ आ गया इंटेंसिव क्यों है डेंसिटी? यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो एक और लास्ट छोटा सा है 2 मिनट का टॉपिक, उसको भी खत्म कर देता हूं मैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मैंने आपको बताए थे, जब मैंने डिफाइन किया था कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अब हम यही डिटेल में करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब अभी प्रेशर वॉल्यूम क्या था, इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम सपोज P1 V1 था, और इसमें कुछ प्रोसेस हुआ, अब प्रेशर वॉल्यूम उसका P2 V2 हो गया, चेंज हो गया। टेम्परेचर इसका T1 था पहले, बाद में टेम्परेचर T2 हो गया। मतलब इसके जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स हैं उनमें चेंज हो गया, P1 V1 T1 से चेंज होके P2 V2 T2 चेंज हो गया। अब क्या हो सकता है कि कोई चेंज ऐसा भी हो सकता है जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर में तो चेंज हो गया बट प्रेशर सेम बना हुआ है इनिशियल और फाइनल, या ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर सेम बना हुआ है इनिशियल और फाइनल। तो इस बेसिस पे हम अपने प्रोसेसेस को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के प्रोसेस आप पढ़ोगे। पहला पढ़ोगे आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये टर्म। यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों के टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो ऐसे प्रोसेस को आप बोलोगे कि ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं बट टेम्परेचर विल रिमेन सेम। सो द प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर रिमेन्स सेम, इट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? यस सर। दूसरा आएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा, नाम से ही पता सर, चल रहा है, विच थिंग विल प्रेशर। रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर। बार है ना, तो बार मींस प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीज चेंज हो सकती हैं बट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसलिए हम इसको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। तीसरा इज आइसोकोरिक, ये भी पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या सेम रहता है, वॉल्यूम। yes, in this process your volume will remain same, other things may get changed। और चौथा प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। नाम सुना है आपने? यस सर। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चीज चेंज नहीं होती है बेटा, किसी को कुछ आइडिया? इंटरनल एनर्जी। बोलो बोलो, यस, समवन वाज सेइंग। सर हीट। Heat, yes, delta Q will remain 0 or no exchange of heat, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। मतलब सपोज आपके पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम है P1 V1 T1, इस पे कुछ चेंज कर दिया मैंने इस पे कोई प्रोसेस किया, अब इसके अंदर का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से मुझे नहीं मतलब, बट जो हीट पहले थी वही अभी भी है। मतलब अपने ना तो इसने एक्सटर्नल हीट लॉस की है, ना इसने बाहर से हीट को एब्जॉर्ब किया। अगर कोई ऐसा सिस्टम है, मतलब चेंज इन हीट अगर 0 है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है बेटा, क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर आपको ये सब Yes, समझ sir. आ गया है, अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर एक सेकंड में आपकी अटेंडेंस ले लूं, फिर आप मूव कर सकते हो। वेट एक सेकंड में।